दोस्तों मेरे घर में बचपन से लेकर कॉलेज तक 3 चीजों के बिना सुबह नहीं होती थी। 1 कप फिल्टर कॉफी, वेंकटेश्वर सुप्रभातम और रामदेव बाबा का योगा सेशन। और मेरे और सारे हिंदुस्तानियों की जिंदगी में कहीं ना कहीं पतंजलि और रामदेव बाबा का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। Patanjali has taken the country by storm. A tectonic shift to Indian FMCG marketing today is what Baba Ramdev is doing. Patanjali Ayurveda has disrupted the FMCG space. Patanjali is in every single sector. Patanjali Ayurveda is now India's fastest growing consumer products brand. लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि देखते ही देखते रामदेव बाबा ने पिछले 18 सालों में पतंजलि को ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है कि जहां डाबर जैसी कंपनी को 140 साल लग गए 11,500 करोड़ का रेवेन्यू कमाने में, पतंजलि ने सिर्फ 18 साल में 10,000 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस कर लिया है और पूरे पतंजलि ग्रुप ने मिलकर 45,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है। और अगर आपको लगता है कि ये आसान काम है तो ये देखो, पतंजलि के एक 20 रुपए के टूथपेस्ट को अगर आपको भारत के हर घर में उपलब्ध कराना हो तो आपको आपकी फैक्ट्री से अपने टूथपेस्ट को 28 प्रदेशों में, 4,000 शहरों में और 6.5 लाख गांवों में 1.5 करोड़ जो किराना स्टोर्स हैं उन तक आपको पहुंचाना होगा। और अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो ये टूथपेस्ट फिर से किराना स्टोर से आपकी फैक्ट्री तक पहुंच जाएगा, जिसका खर्चा भी आपको ही उठाना पड़ेगा। और पतंजलि ने सिर्फ 18 साल में एक ऐसा बिजनेस बना लिया कि वो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 250 प्रोडक्ट्स को रोजाना अपनी फैक्ट्री से भारत के कोने कोने तक पहुंचाते हैं और वो भी प्रॉफिट कमाते हुए। आज पतंजलि केवल योग नहीं बट अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाने वाली कंपनी है। Company that we're putting the spotlight on is Patanjali Foods. Stop me if you can. That's the challenge Patanjali Ayurved's Baba Ramdev has issued to multinational companies that he's competing against. This year he is targeting 5,000 to 6,000 crore, which means that he has arrived because that's the scale at which the Godrejas and the Maricos and the Imamis of the world are operating. और अगर आप किसी भी कंज्यूमर ब्रांड के फाउंडर से बात करोगे तो वो आपको ये बताएंगे कि 18 सालों में 45,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए दोस्तों पतंजलि भारतीय इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस स्टडी है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप इस ग्राफ को देखो तो आपको ये समझ आएगा कि पतंजलि 2007 से लेकर 2017 तक 60% से ग्रो कर रही थी, लेकिन अचानक से 2017 के बाद पतंजलि की ग्रोथ इतनी ज्यादा स्लो डाउन हो गई कि आज 8 साल बाद भी पतंजलि 2017 के प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रही है। और कोई भी एफएमसीजी कंपनी अगर 8 साल तक अपने प्रॉफिट्स को ग्रो ना कर पाए तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। इसके साथ साथ ग्रो करने के चक्कर में पतंजलि ने कुछ बहुत बड़ी गलतियां भी करी, जिसकी वजह से आज पतंजलि कोर्ट केसेस और प्रोडक्ट बैन जैसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में फंस चुकी है। Baba Ramdev and his venture Patanjali have not been far from controversy. Patanjali, a household name in India, has been in the news for its misleading advertising practices. The Patanjali hearing case is happening in Supreme Court. Supreme Court has come down heavily on the misleading ads by Patanjali. The Supreme Court has said that they are not satisfied with Baba Ramdev's apology. तो सवाल ये है कि रामदेव बाबा और उनके दोस्तों ने मिलकर एक छोटे से योगा कैंप से शुरू करके 45,000 करोड़ की कंपनी कैसे बनाई? उनकी ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रैटेजी थी जिसकी वजह से आज वो पीएनजी और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी बड़ी कंपनी को इतनी तेजी से पीछे छोड़ पा रहे हैं? इसके साथ साथ पतंजलि ने ऐसी कौन सी गलतियां करी जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू स्लो डाउन हो चुका है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पतंजलि की इन गलतियों से हम क्या सीख सकते हैं, जानेंगे इस एपिसोड में। बट दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहते हैं। दोस्तों आपने कई सारे कोर्सेज देखे होंगे जो कहते हैं कि हम आपको इन्वेस्टमेंट, मनी मैनेजमेंट और पैसा ग्रो करना सिखाएंगे, लेकिन इन कोर्सेज का प्राइस काफ़ी हाई होता है और इनमें कुछ नया सीखने को नहीं मिलता। इसीलिए ज़ेरोधा ने एक अमेजिंग इनिशिएटिव शुरू किया है जिससे वो हर किसी को इंडिया में फ्री फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहते हैं। वार्सिटी लाइफ इंडिया का पहला लर्न बाय डूइंग एक्सपीरियंस है जो आपको अपने वेल्थ को ग्रो करने में मदद करेगा। तो अगर आप आपके पैसों को बढ़िया तरीके से मैनेज करके ग्रो करना चाहते हो तो आज ही रजिस्टर करो इस हफ्ते के फ्री क्लास के लिए एंड द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1990 से, जब रामदेव बाबा ने अपनी पढ़ाई खत्म की और योगा सीखने के लिए वो हरिद्वार के आश्रम चले गए। उस आश्रम में रामदेव बाबा ने एक शपथ ली और वो ये था कि
कि वो अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में लगाएंगे और इसीलिए रामदेव बाबा ने आम जनता को योगा सिखाना शुरू किया। और जब ये योगा कैंप्स शुरू हुए तब ये इतने छोटे थे कि मुश्किल से 50 से 100 लोग इन कैंप्स में आते थे और इन योगा कैंप्स के लिए रामदेव बाबा 1 रुपया भी लोगों से नहीं लेते थे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों ने रामदेव बाबा के योगा सेशंस का फायदा देखा तो बात फैलने लगी और कुछ ही दिनों में दूर दूर से लोग रामदेव बाबा को देखने आने लगे। और तब 1995 में रामदेव बाबा के 2 दोस्त थे, बालकृष्ण और आचार्य करमवीर। इन दोनों दोस्तों के साथ रामदेव बाबा ने एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम है दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट। और योगा कैंप्स के साथ साथ बाबा ने एक छोटी सी आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप भी खोल ली। इसके बाद बालकृष्ण जी ने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को हायर किया और उन्होंने एक बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाया। उनका स्ट्रैटेजी ये था कि वो पेशेंट्स को फ्री कंसल्टेशन देंगे लेकिन सिर्फ मेडिसिन के लिए उनको चार्ज करेंगे। इससे क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्री कंसल्टेशन मिला और जब वो फ्री कंसल्टेशन के बाद आयुर्वेदिक शॉप से मेडिसिन खरीदते थे उससे ट्रस्ट को फायदा होता था। इसी तरह अगले 10 साल तक रामदेव बाबा और बालकृष्ण जी ने योगा सेशंस और मेडिसिन बेचकर पैसे कमाए। इसके बाद 2002 में रामदेव बाबा के सामने एक बहुत बड़ा मौका प्रकट हुआ। रामदेव बाबा को आस्था चैनल में योगा सिखाने के लिए एक आधे घंटे का स्लॉट मिलने वाला था, लेकिन कुछ महीनों बाद आस्था चैनल ने खुद रामदेव बाबा को मना कर दिया। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद संस्कार टीवी ने रामदेव बाबा को एक 20 मिनट का स्लॉट दे दिया और यहीं से शुरू हुई दोस्तों रामदेव बाबा की धमाकेदार ग्रोथ स्टोरी। बाकी दूसरे जो 7 प्राणायाम है उनको भी कर सकते हैं, उससे आपका शरीर और ज्यादा स्वस्थ रहेगा। ये बात महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे आरोग्य के लिए। ये 2 से 3 मिनट खाली यही अभ्यास कर लिया तेजी से। जैसे ही रामदेव बाबा टीवी पर आने लगे उनके योगा कैंप्स में लोगों की संख्या 50 से 100, 100 से 500, 500 से 1000 और 1000 से 2000 तक पहुंच गई। यहां तक कि बैंगलोर के योगा कैंप में 7800 लोग आए थे और उस योगा कैंप से सिर्फ 7 दिन में रामदेव बाबा ने 70 से 80 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया। और देखते ही देखते रामदेव बाबा का नाम इतना बढ़ गया कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रामदेव बाबा के पास योगा सीखने जाने लगे। तो एक बार जोरदार ताली बजाओ है इसके लिए। इतना तो हौसला रखा। 10-20 बार कर लिया तो इससे पूरी ऊर्जा आ जाती है। जो गुरु को पकड़ के रखेगा वो दुनिया में किसी से नहीं हिलेगा। बस आपकी कृपा, बहुत दिनों में आपसे। और इसी टाइम पर दोस्तों रामदेव बाबा के दोस्त आचार्य बालकृष्ण जी ने एक जीनियस बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाया। 2006 में रामदेव बाबा और बालकृष्ण ने मिलकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड बनाया और इस कंपनी के बाद पतंजलि एक योगा कंपनी से आगे बढ़कर एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी बन गई। और इस कंपनी में आंवला, एप्पल और एलोवेरा जूस से लेकर आटा, पेस्ट, मसाले और सोप्स तक सब कुछ बनने लगे। और धीरे धीरे पतंजलि ने आयुर्वेदा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया कि HUL और P&G जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज पतंजलि की ग्रोथ को देखकर हैरान हो गई। तो सवाल यह है कि पतंजलि ने इतनी तेजी से HUL और P&G जैसी कंपनीज को पीछे कैसे छोड़ा? दोस्तों इसका पहला कारण था रामदेव बाबा पर लोगों का भरोसा। पतंजलि के लॉन्च के होने से पहले कई सालों तक लोगों ने यह देखा कि रामदेव बाबा किस तरह से पूरे लगन से लोगों को योगा सिखाते थे, किस तरह से लाखों लोगों को रामदेव बाबा के योगा सेशन से फायदा हुआ। तो जब पतंजलि के प्रोडक्ट्स मार्केट में आए तो लोगों को ये पूरा भरोसा था कि रामदेव बाबा जो भी बेचेंगे वो लोगों की भलाई के लिए होगा। इसके साथ साथ रामदेव बाबा ने भारत में एक बहुत बड़ी लहर का इस्तेमाल किया जिसका नाम है मेक इन इंडिया। दोस्तों मोदी जी के आने के बाद हम सब ने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ते हुए देखा है और हम सब पूरी शिद्दत से ये चाहते हैं कि भारत की कंपनीज भारत में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में अपना परचम लहराएं। और इसी बीच रामदेव बाबा ने पतंजलि को एक स्वदेशी मेड इन भारत कंपनी बताकर प्रमोट किया। इसीलिए दोस्तों जैसे ही पतंजलि के प्रोडक्ट्स मार्केट में आए लाखों लोग पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज करने लगे और देखते ही देखते भारत के हर घर में टूथपेस्ट से लेकर साबुन तक, शैम्पू से लेकर मेडिसिन तक सारे के सारे प्रोडक्ट्स पतंजलि के आने लगे। So Guru is now scripting a corporate success story and he plans to take down MNCs and international brands. In less than 3 years, Patanjali Ayurveda has gone from a zero turnover company to a company which soon will be $1 billion company. He has been able to put together the whole space of herbal, natural, Ayurvedic,
something which is not Western and yet is as effective as any of the Western MNC's products in India. तो ये देखने में बहुत आसान लगता है, राइट? लेकिन दोस्तों असल में ये बहुत बहुत मुश्किल काम है। और यहीं पर दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। दोस्तों एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनाने के लिए सिर्फ मार्केटिंग से काम नहीं चलता, बल्कि मार्केटिंग FMCG इंडस्ट्री का सबसे आसान काम होता है और सबसे मुश्किल काम होता है अपने प्रोडक्ट्स को देश के छोटे से छोटे किराना स्टोर तक पहुंचाना। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले कहा, अगर आप भारत को देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि घर घर तक अगर आपको आपके प्रोडक्ट्स यूज करवाने हैं तो आपको 1.5 करोड़ किराना स्टोर्स तक पहुंचना होगा। और ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक छोटे से छोटे गांव में उपस्थित हैं। तो आपको 28 प्रदेशों में, 4000 शहरों में और 6.5 लाख गाँव में आपके प्रोडक्ट्स को पहुंचाना होगा। इसीलिए दोस्तों FMCG मार्केट में टिकने के लिए मार्केटिंग नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन फोड़ना जरूरी है। इसीलिए डाबर को इतना बड़ा ब्रांड बनने में 140 साल लग गए एंड HUL एंड P&G जैसी कंपनीज को 100 साल लग गए। तो सवाल यह है कि एक तरफ जहां कंपनीज को 100 साल लग रहे हैं, पतंजलि ने सिर्फ 18 साल में 45,000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाया? दोस्तों यहीं पर आती है पतंजलि की 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इस नेटवर्क में सबसे पहले आते हैं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो कि डायरेक्टली पतंजलि से प्रोडक्ट्स खरीदते थे। और हर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के पास 5 से 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे जो ये प्रोडक्ट्स रिटेलर्स तक पहुंचाते थे। अब सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर में क्या फर्क होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो ब्रांड से प्रोडक्ट्स क्रेडिट पर खरीदते हैं। जैसे अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो मैं पतंजलि से 1000 टूथपेस्ट का पैकेज खरीदूंगा, लेकिन इस पैकेज का मैं इनको पेमेंट नहीं करूंगा। ये पेमेंट मैं करूंगा 90 दिनों बाद। और इन 90 दिनों में मैं ये 1000 टूथपेस्ट का जो पैकेज है ना, इसको मैं अलग अलग रिटेलर को बेचूंगा। और जब उन रिटेलर से मुझे पेमेंट आएगा उसके बाद ही मैं पतंजलि को पैसे दूंगा। और अगर मैं इन 1000 टूथपेस्ट में से सिर्फ 900 टूथपेस्ट बेच पाता हूं तो जो बाकी 100 प्रोडक्ट्स है ना, मैं उन प्रोडक्ट्स को पतंजलि को रिटर्न कर दूंगा और इन 100 प्रोडक्ट्स के लिए मैं पतंजलि को पेमेंट नहीं करूंगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल में प्रोडक्ट्स जब तक बिक नहीं जाते तब तक वो प्रोडक्ट्स ब्रांड के रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। लेकिन अगर मैं एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो मैं पतंजलि से सीधा 1000 प्रोडक्ट्स खरीद कर पतंजलि को 1000 टूथपेस्ट का पेमेंट पहले ही कर दूंगा। और ये पेमेंट करने के बाद चाहे प्रोडक्ट्स बिके या ना बिके, पतंजलि इन प्रोडक्ट्स को वापस नहीं लेगा। तो ये फर्क होता है एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर में। तो पतंजलि ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बल्कि सुपर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया, जिसकी वजह से उनका कैश फ्लो बहुत ही ज्यादा बेटर हो गया और इसके साथ साथ उनके फ्री क्लिनिक्स और सेवा केंद्र चलते रहे। लेकिन यहीं पर दोस्तों पतंजलि ने तेजी से ग्रो करने के लिए एक और स्ट्रैटेजी अपनाया और इसी स्ट्रैटेजी की वजह से आज पतंजलि के प्रोडक्ट्स भारत के कोने कोने में पाए जाते हैं। तो सवाल यह है कि ये स्ट्रैटेजी थी क्या? दोस्तों पतंजलि ने पूरे भारत में 1 लाख स्वदेशी केंद्र स्थापित किए और इनको स्थापित करने के लिए पतंजलि ने छोटे छोटे रिटेलर से ये कहा कि भाई साहब, आप अपने स्टोर का एक हिस्सा पतंजलि के प्रोडक्ट्स के लिए दे दो और इसके बदले में आप आपके स्टोर पर रामदेव बाबा का पोस्टर और ब्रांडिंग लगा लो। इससे आपको प्रोडक्ट्स और ब्रांडिंग मिल जाएगा और हमको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। और जैसा कि हमने पहले देखा, रामदेव बाबा का ब्रांड इतना स्ट्रांग था कि लाखों स्टोर्स ने पतंजलि के प्रोडक्ट्स रखना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ रामदेव बाबा ने एक इनिशिएटिव शुरू किया जिसका नाम था भारत स्वाभिमान आंदोलन। और इस ग्रुप के माध्यम से रामदेव बाबा देश के बड़े बड़े समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाते थे। तो ये ग्रुप के सारे लोग मिलकर स्वदेशी आंदोलन और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए आवाज उठाते थे। और इसी ग्रुप के लोगों से रामदेव बाबा ने एक रिक्वेस्ट की। रामदेव बाबा ने ये रिक्वेस्ट किया कि वो पतंजलि के प्रोडक्ट्स को गांव गांव तक पहुंचाने में मदद करें। और ये सारे लोग रामदेव बाबा के लिए नहीं बल्कि देश की सेवा समझकर पतंजलि के प्रोडक्ट्स को देश के कोने कोने तक पहुंचाने लगे। और इसी तरह दोस्तों बहुत ही तेजी से पतंजलि के प्रोडक्ट्स भारत के कोने कोने तक पहुंचने लगे। तो कुल मिलाकर पतंजलि के पास अपने कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के 3 टच पॉइंट्स थे। पहला टच पॉइंट था पतंजलि चिकित्सालय, जो कि फ्री कंसल्टेशन से लोगों को पतंजलि के आयुर्वेदिक मेडिसिन बेचता था। दूसरा था पतंजलि आरोग्य केंद्र, जहां लोग 7 से 10 दिन का योगा कैंप करते थे और आयुर्वेदा के बारे में सीखने आते थे। और तीसरा था स्वदेशी केंद्र, जो कि रिटेल स्टोर्स थे जो ब्रांडिंग के बदले पतंजलि के प्रोडक्ट्स रखते थे।
और इन स्टोर्स तक पहुंचने के लिए रामदेव बाबा के संगठन ने बहुत मेहनत करी और ये सब स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करके पतंजलि 10 साल तक इतनी रफ्तार से ग्रो करने लगा कि 2017 आते आते हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद पतंजलि भारत का सबसे बड़ा FMCG ब्रांड बन गया और 2017 में पतंजलि ने 9,000 करोड़ कमाए, जिसमें 1190 करोड़ उनका सिर्फ प्रॉफिट था। और पतंजलि से लोगों को इसलिए इतना ज्यादा प्यार था क्योंकि पतंजलि सारे प्रोडक्ट सस्ते दाम में बेचता था, जिससे गरीब से गरीब इंसान भी पतंजलि के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर पाता था। जैसे जब 500 ग्राम का च्यवनप्राश डाबर 160 रुपए में बेच रहा था, पतंजलि ने अपना च्यवनप्राश सिर्फ 115 रुपए में बेचा। उसी तरह जहां नीम और हल्दी का साबुन डाबर 24 रुपए में बेचता था, पतंजलि सिर्फ 15 रुपए में बेचता था। और यही फर्क सारे प्रोडक्ट्स में नजर आ रही थी, जिसकी वजह से लोग पतंजलि के प्रोडक्ट खरीदने लगे। तो अब सवाल ये है, जब डाबर जैसी इतनी बड़ी ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स का कॉस्ट कम नहीं कर पा रही थी, तो पतंजलि ने अपने प्रोडक्ट्स इतने सस्ते में और प्रॉफिट में कैसे बेचे? दोस्तों, इसके 4 कारण थे। पहला कारण था चीप लेबर। पतंजलि में एक फैक्ट्री वर्कर को 12 घंटे और हफ्ते के 6 दिन काम करने के लिए 6,000 रुपए पर मंथ दिया जाता था। तो पतंजलि के एक वर्कर को दिन के 250 रुपए मिलते थे। लेकिन अगर आप इंडिया में लेबर वेजेस का एवरेज देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि इंडिया में वर्कर्स ऑन एन एवरेज 347 रुपीज पर डे कमाते हैं। दूसरा कारण था मार्केटिंग कॉस्ट। दोस्तों, जैसे ही बालकृष्ण जी ने टीवी के पावर को देखा तो उन्हें ये पता चला कि आस्था और संस्कार दोनों चैनल्स भी पतंजलि के लिए एक मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं। इसीलिए उन्होंने आस्था और संस्कार दोनों चैनल्स में भी मेजॉरिटी स्टेक ले लिया, जिसकी वजह से इन दोनों चैनल्स के माध्यम से वो पतंजलि को प्रमोट कर पाए। और जहां बाकी ब्रांड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, जिस तरह से फिजिक्स वाला के पास अलंग सर है, उसी तरह पतंजलि के पास रामदेव बाबा हैं, जिनकी मदद से उन्होंने ऐसी धमाकेदार मार्केटिंग करी कि जहां डाबर जैसी ब्रांड्स को अपने रेवेन्यू का 12% खर्चा सिर्फ मार्केटिंग में करना पड़ रहा था, पतंजलि को अपने रेवेन्यू का सिर्फ 2 से 3% खर्चा मार्केटिंग पर करना पड़ रहा था। यह था दूसरा कारण। तीसरा कारण यह था कि जहां बाकी ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को 23% मार्जिन पर बेचते थे, पतंजलि अपने प्रोडक्ट को सिर्फ 2 से 3% मार्जिन में बेचते थे। और आखिरी कारण यह था कि पतंजलि के फैक्ट्रीज ज्यादातर प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर करते थे, जिसकी वजह से पतंजलि अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते में बेच पाई। इसी तरह दोस्तों, पतंजलि भारत में हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद सबसे बड़ा FMCG ब्रांड बन गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस फास्ट ग्रोथ के चक्कर में पतंजलि ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी, जिसकी वजह से आज भी पतंजलि अपने 2017 के प्रॉफिट के नंबर्स को मैच नहीं कर पाई है। तो सवाल यह है कि जो कंपनी इतनी तेजी से तरक्की कर रही थी, जो कंपनी हजारों करोड़ का प्रॉफिट कमा रही थी, वो कंपनी अचानक से इतनी स्लो डाउन कैसे हो गई? और यहीं पर दोस्तों, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है, जिससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलेंगे। तो चलिए इसको जानते हैं। दोस्तों, पतंजलि का पहला चैलेंज था GST। GST has been passed. This is expected to be implemented in 2017. Launch of the GST, India's biggest tax reform. GST Council has finalized its recommendation on almost all issues based on consensus and after a spirited debate and discussion. आसान भाषा में बताऊं तो जैसे ही GST लागू हुआ, वैसे ही सारे कंपनीज को अपने फाइनेंशियल सिस्टम्स को इस तरह से चेंज करना पड़ा कि वो अपने इनवॉइसिंग, इन्वेंट्री और बिलिंग को GST के नए लॉस के हिसाब से चेंज करें। लेकिन पतंजलि के पास इतना पुराना टेक्नोलॉजी था कि वो GST से कंप्लाई नहीं कर पाए और इन्वेंट्री सिस्टम ठीक ना होने की वजह से उनका जो सप्लाई चेन था वो टूटने लगा। तो शॉप्स को प्रोडक्ट्स टाइम पर नहीं मिलते थे, कभी कभी पतंजलि के रिटेल स्टोर्स खाली पड़े रहते थे और कभी गलत प्रोडक्ट्स रिटेल स्टोर्स तक पहुंच जाते थे और इसकी वजह से पतंजलि के बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ा। अगर आप इस चार्ट में देखो तो 2017 से 2018 तक पतंजलि की रेवेन्यू 10% से गिर गई और उनका प्रॉफिट लगभग 50% से कम हो गया। ये था दोस्तों पतंजलि के फेलियर का पहला कारण और थैंकफुली अब GST के प्रॉब्लम को पतंजलि ने ठीक कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच पतंजलि ने एक और कदम उठाया। 2019 में पतंजलि ने 4,350 करोड़ में रुचि सोया नाम के एक बैंकरप्ट कुकिंग ऑयल कंपनी को एक्वायर कर लिया और उसको रीब्रांड करके पतंजलि फूड्स बनाया और इस कंपनी के अंदर वो ऑयल, बिस्किट्स, आटा और जूसेस जैसे
काफी प्रोडक्ट्स बनाने लगे। ऐसे करते करते FY23 तक इनके पास 240 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आ गए और इसके बाद पतंजलि ने कुछ ऐसे बिजनेसेस स्टार्ट किए कि आप सुन के दंग रह जाओगे। पतंजलि ने व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए एक ऐप बनाया जिसका नाम था खिम्बो। उसके बाद पतंजलि ने सिम कार्ड बनाया, सोलर पैनल्स बनाए और अपनी खुद की जीन्स ब्रांड तक लॉन्च कर दी। और यहीं पर दोस्तों पतंजलि ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर आप एक बिजनेस लीडर हैं तो आपको ये पता होगा कि जब आप इतनी तेजी से बिजनेस एक्सपैंड करते हो और हर लाइन में घुसने की कोशिश करते हो तो आपके चैलेंजेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ते रहते हैं। और यही दोस्तों पतंजलि के साथ भी हुआ। पतंजलि के पास अब लगभग 2500 प्रोडक्ट्स थे, लेकिन उनके पास इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाने का कैपेसिटी ही नहीं था, जिसकी वजह से उनको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स को अपना प्रोडक्ट देना पड़ा। और जब थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट बनाने लगे तो उसमें क्वालिटी इश्यूज आने लगे क्योंकि पतंजलि उनको सुपरवाइज नहीं कर पा रहा था। ये देखिए, मई 2017 में एक रिपोर्ट के अनुसार पतंजलि के 82 प्रोडक्ट सैंपल्स में से 32 प्रोडक्ट्स क्वालिटी टेस्ट फेल कर गए। उसके साथ 2022 में उनके घी में मिलावट पाई गई और इसी साल 2024 में उनकी जो सोन पापड़ी है वो भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई, जिसकी वजह से उनके कुछ ऑफिशियल्स को जेल भी जाना पड़ा। उधर योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के लगभग 40 प्रोडक्ट्स उत्तराखंड स्थित हरिद्वार के आयुर्वेद और यूनानी कार्यालय द्वारा किए गए टेस्ट में फेल हो गए हैं। ये वही चीज है, तो पहले इम्यूनिटी बूस्टर थी, अब दवा कैसे होगी? Adulterated honey that has been sold by major brands in the country, such as Patanjali. Baba Ramdev and his venture Patanjali have not been far from controversy. The government has criticized Patanjali over allopathic medicines. It has said Patanjali questioned allopathic medicines' efficacy and denigration of a medicine system is discouraged by the government. और इसी वजह से दोस्तों लोगों का भरोसा पतंजलि से थोड़ा थोड़ा करके टूटने लगा। और उसके बाद दोस्तों रामदेव बाबा अपनी सेल बढ़ाने के लिए कुछ झूठे और डेंजरस वादे करने लगे। जैसे उनका ये कहना था कि बिना एलोपैथी के दवाइयों के लोग सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक चीजों से टाइफाइड, फीवर, यहाँ तक कि लिवर डैमेज भी ठीक कर सकते हैं। एक और वीडियो में उन्होंने ये तक कह दिया कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी से कैंसर ठीक नहीं होता। लेकिन पतंजलि का एंटी कैंसर जूस लेके और एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करके सिर्फ 1 हफ्ते से 2 महीने के अंदर उन्होंने कहा कि कैंसर भी क्योर हो सकता है। पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया है। साथ ही खुद के आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा भी किया है। मिर्गी, एपिलेप्सी जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, इस तरह की समस्या कहते हैं बादाम पाक, बादाम रोगन, मेधावटी और अनुलोम विलोम करा दीजिए। 100% इस बच्चे की समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं तो जिंदगी भर फिर एपिलेप्सी की दवाई चलती है, फिर मेमोरी वीक हो जाती है, जिंदगी बहुत दूभर हो जाती है। Publishing misleading advertisements despite their undertaking. The Supreme Court stepped in November 2023, warning Patanjali to stop such claims and threatened a penalty. और आपको याद होगा कि 2022 में जब कोरोनिल लॉन्च हुआ था तो कोरोनिल को कोविड ठीक करने की दवा बताई गई। और पिछले साल 2023 में कोर्ट ने पतंजलि को वार्निंग दिया कि अगर वो ये झूठे क्लेम्स नहीं रोकेंगे तो पतंजलि को 1 करोड़ तक का फाइन भरना पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी 2024 में उन्होंने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक बड़ा ऐड दिया जिसमें उन्होंने कैंसर, डायबिटीज और एपिलेप्सी जैसी सीरियस बीमारियों को ठीक करने का क्लेम किया। इसी वजह से दोस्तों उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स की लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया और इन सारी चीजों की वजह से पतंजलि की रेवेन्यू और प्रॉफिट पर भारी असर पड़ा। ये थी दोस्तों पतंजलि की गलतियों की कहानी। तो अब सवाल यह है कि हमें पतंजलि की प्रगति और फेलियर से क्या सीख मिलती है। लेसन नंबर 1 दोस्तों, भारत में पर्सनल ब्रांडिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसके माध्यम से हम अपने बिजनेस को बहुत ही तेजी से ग्रो कर सकते हैं। और जिस तरह रामदेव बाबा ने टीवी चैनल्स का इस्तेमाल किया, उसी तरह आज अगर हम यूट्यूब या इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से अपना पर्सनल ब्रांड बनाते हैं तो उससे हमारा बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रो कर सकता है। लेसन नंबर 2 दोस्तों, हमेशा ये याद रखना कि बिजनेस को बहुत ही तेजी से ग्रो करने के चक्कर में अगर आपने प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो आपका बिजनेस बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाएगा। एंड लास्टली, रेवेन्यू के पीछे नहीं सिस्टम के पीछे भागो और रेवेन्यू अपने आप आ जाएगा। इस केस में पतंजलि ने रेवेन्यू के चक्कर में अपने सिस्टम्स को इस हाल में छोड़ दिया कि जब रेवेन्यू ग्रो हुआ
तो ये सारे सिस्टम्स फेल होने लगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सिस्टम्स बनाओ और रेवेन्यू की चिंता मत करो। ये थी दोस्तों पतंजलि की कहानी एंड आई जस्ट होप that you learned something valuable from this case study. That's all from my side for today guys. अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड अगर आपको इसी तरीके से बिजनेस सीखना पसंद है केस स्टडी के माध्यम से तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे ग्रोथ के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।